तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। पार्ट 3 तक हम लोगों ने कर लिया है। कल हम लोग कर रहे थे लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र का हम लोगों ने प्रकार देखा था। प्रकार में भी 3 प्रकार से उस प्रकार को बांटा था, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष था, उदारवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, एक दलीय, बहुदलीय, सब किया हम लोग। लोकतंत्र में लोकतंत्र के सामने समस्या क्या है, लोकतंत्र सही है चाहे गलत है तो कैसे, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। और हम लोगों ने कल ही बोला था कि हम लोग करेंगे अब केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली के बारे में, ठीक है। शासन प्रणाली ही करेंगे, लेकिन केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर कितने विभाग में शासन प्रणाली, ठीक है। शासन प्रणाली कई प्रकार है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसको लास्ट में रखें। हम लोग शुरू में भी शासन प्रणाली के कई प्रकार देखे, राजतंत्र, धर्मतंत्र, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और यही हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो है वो है केंद्र तथा राज्य के संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग आज ये पढ़ेंगे। देखिए इसको हम लोग 3 भाग कहें या 2 ही भाग में बांटते हैं। एक होता है परिसंघात्मक, क्वासी फेडरलिज्म बोलते हैं। एक होता है संघात्मक यानी कि फेडरलिज्म, और तीसरा होता है एकात्मक। और बात करें तो भारत के एक अलग ही है, संघात्मक और एकात्मक मिक्स करके वो लोग हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिसंघात्मक क्या है, ठीक है। इसको हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं अपना, इसी को देखते हैं। परिसंघात्मक और संघात्मक दोनों सेम ही है, बस बेसिक सा अंतर, वो अंतर हम लोग अभी देख लेते हैं। तो परिसंघात्मक में क्या होता है कि इसमें कई राज्य साथ मिलकर समझौता करती हैं। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, कई राज्य मिलकर साथ मिलकर समझौता करेंगे और समझौता में कहेंगे कि एक हम लोग केंद्र बना लेते हैं और साथ में हम लोग अपना विदेश, यही मेन होता है 3 जगह, विदेश, रक्षा और संचार, तीनों को हम लोग साथ मिलकर करेंगे। और भी मतलब वो लोग अपने अनुसार अब कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था। तो मान लीजिए कि उन लोगों ने कुछ चीज़ें माप ली कि हम लोग ऐसा करेंगे कि विदेश, रक्षा, संचार को एक साथ मिलकर करेंगे और कुछ राज्य मिल के और साथ में समझौता कर लिए। लेकिन और इसमें क्या होता है कि जो राज्य होती हैं वो आज़ाद होती हैं, वो जब मन तब केंद्र से हट सकती हैं, केंद्र से बाहर आने हेतु आज़ाद होती हैं। ठीक है। तो ये होता है परिसंघात्मक में कि कई सारे मिलके और आपस में एक समझौता कर लिया और समझौता में कहा कि हम लोग ये चीज़ अपने साथ करेंगे और बाकी चीज़ हम लोग अपना अपना देख लेंगे, ठीक है। जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गया या जो भी आंतरिक व्यवस्था वो लोग हम लोग देख लेंगे खुद, और कुछ व्यवस्था जो है वो साथ में कर लेंगे। इससे फायदा ही हो। देखिए रक्षा में जैसे है, तो मान लीजिए सब छोटे छोटे अगर राज्य हैं और सब अलग अलग अपना अगर रक्षा व्यवस्था करेंगे तो काफ़ी खर्चा भी लगेगा, लोग कमज़ोर भी रहेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, इसीलिए वो लोग साथ आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए जो था शुरुआत में वो यही था, इसमें 13 राज्य मिलके, हमने बताया था 13 राज्य मिलके एक समझौता करके और ये अपना बनाती हैं, ठीक है। इससे पहले यूएसएसआर भी था ऐसा ही, इसीलिए तो यूएसएसआर 15 भागों में टूट गया, 15 देश अलग हो गए इसमें से। आप लोग एक ईयू का भी नाम इसमें रख सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी अपना साथ मिल के और कई चीज़ें एक साथ करें। लेकिन हालांकि ईयू एक देश के रूप में भी नहीं डेवलप हुआ है, समय आने पर शायद डेवलप हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो राज्य होते हैं, राज्य यानी कि यहाँ पे प्रांत से मतलब है, यहाँ पे राज्य यानी कि वो वाला स्टेट नहीं है जो राज्य की परिभाषा हमने बताया था। तो यहाँ पे जो प्रांत होते हैं वो अविनाशी होते हैं, यानी कि ये नहीं टूट सकते हैं, लेकिन जो केंद्र होता है ये विनाशी होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि अविनाशी संघों वाला विनाशी केंद्र, ठीक है। यानी कि प्रांत तो ठीक है अलग है, वो अपने आप में वो तो एक आज़ाद है, लेकिन केंद्र जो है वो उतना ताकतवर नहीं है,
राज्य के पास अपनी शक्ति है, वो कभी भी अलग हो सकते हैं, कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं, अगर उनको सही नहीं लगेगा तो वो हो सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अविनाशी प्रांतों का विनाशी संगठन। लेकिन संघात्मक में क्या होता है कि समझौता तो होता है, यानी कि राज्यों को भी विषय होते हैं, राज्यों को भी कई विषय दिए जाते हैं, लेकिन जो केंद्र होता है, केंद्र के भी विषय होते हैं, ठीक है। जैसे केंद्र को भी रक्षा, विदेश रक्षा, संचार और जो भी विषय है, मान लीजिए वित्त विषय, ये सब विषय मिलेगा। और राज्य के भी विषय, दोनों के विषय अलग हैं, लेकिन राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। सबसे इसका इम्पोर्टेंट यही है, राज्य अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इनको ये शक्ति नहीं है कि ये केंद्र से अलग हो सकते हैं, इसको केंद्र में ही रहना है, ठीक है। मतलब कई प्रांत तो मिलके अपना करेंगे, एक साथ मिलके सबने अपना किया। जैसे EU था, तो EU से ब्रिटेन तो अलग हो गया, ब्रेग्जिट हुआ था, लेकिन संघात्मक में आप अलग नहीं सोच सकते हैं। जैसे USA जब शुरू में था तो वो परिसंघात्मक ही था, लेकिन फिर बाद में वो संघात्मक हो गया और अपने संविधान में उसने इस चीज़ को लिख दिया कि हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, यानी कि राज्य भी अविनाशी हैं और केंद्र भी अविनाशी है, ठीक है। जैसे स्विस है, स्विस अपने आप को परिसंघ कहता है, लेकिन है वो एकात्मक ही, लेकिन वो लिखता है अपने आप को स्विस परिसंघ, लेकिन वो है इसमें, वो भी संघात्मक ही है, उसमें टूट नहीं सकता वो भी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, यानी कि अविनाशी प्रांतों का अविनाशी संगठन। तो ये हो गया संघात्मक और ये हो गया परिसंघात्मक। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इनकी थोड़ी विशेषता देख लेते हैं, क्या क्या इनमें विशेष क्या होता है। थोड़ा सा हम एकात्मक को समझा देते हैं, फिर उसके बाद विशेषता देख लेंगे। देखिए एकात्मक में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों एक ही होते हैं, दोनों में कोई ऐसे विषय का बंटवारा नहीं होता है, विषय का बंटवारा नहीं होता है। जितनी शक्ति केंद्र को है, राज्य को हालांकि शक्ति नहीं होता है, केंद्र ही जो मनोज शक्ति देगा इसको। यहाँ पर स्थानीय निकाय होते हैं, लेकिन केंद्र ही उसको शक्ति देता है, और जो मन तब शक्ति छीन लेता है। ऐसा नहीं है कि उसको संविधान में लिख दिया गया कि ये शक्ति है। जैसे अगर बात करें भारतीय संविधान में, तो केंद्र की शक्ति जैसे 7वीं अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची में विषय बांटे गए हैं, केंद्र को विषय दिया गया है 97 विषय, राज्य को भी है 66 विषय, ठीक है, स्थानीय निकाय को भी विषय दे दिया गया है 18 और 20। ऐसे वहाँ पे विषय नहीं बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो केंद्र का मन का है, वो उसने अपने अपने काम को कम करने के लिए राज्यों को कुछ विषय दे दिया, बस ऐसे होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ अधिकार होते हैं। अभी इसको और करेंगे अभी डिटेल, ठीक है। तो बस हम समझाने के लिए बता दिए कि तीनों में क्या क्या अंतर है। पहले यहाँ पे केंद्र बनता है, ठीक है, और केंद्र क्या करता है कि अपने प्रशासन के लिए छोटे छोटे राज्य बना देता है ताकि उसको प्रशासन आसान हो जाए, तो इसीलिए होता है, ठीक है। देखिए विशेषता क्या होती है इसकी परिसंघात्मक और संघात्मक। सबसे पहले केंद्र व राज्य में स्पष्ट विभेद, स्पष्ट विभेद, यानी कि इन दोनों में केंद्र और राज्य में जो विषय होते हैं उनको स्पष्टता एकदम विभेद कर दिया जाता है। संविधान जैसे हम लोग संविधान में लिख दिया गया है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल ढांचा तक बताया। मूल ढांचा क्या होता है हम लोग देखेंगे जब FR पढ़ेंगे वहाँ पे, फंडामेंटल राइट। केंद्र और राज्य में यहाँ पे पूर्णतः विभेद होता है, ठीक है। जो भी दायित्व हैं, जो भी कार्य हैं, या जो भी उसकी शक्तियाँ हैं, वो सब स्पष्ट विभाजन इस पर लिखा रहता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि संविधान सर्वोच्च होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। संविधान सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च इसलिए होता है, बनाना पड़ता है क्योंकि इन्होंने मिल के अपने साथ समझौता किया है, तो समझौता का जो दस्तावेज होगा वो तो आखिर सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उसको सर्वोच्च बनाया जाता है। तो यहाँ पर संविधान सर्वोच्च होता है। यहाँ पर संविधान जैसे एकात्मक में यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड जो है वो एकात्मक में आता है, तो यहाँ संविधान यहाँ है ही नहीं, कोई भी लिखित संविधान नहीं है। बस जो इससे जैसे कानून बनते जाते हैं, नए नए संविधान बनते जाते हैं। आज कोई नया कानून आ गया तो वो संविधान का रूप ले लेगा। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है, वहाँ पे संविधान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केंद्र ही जो है वो है, केंद्र में जो संसद है वही सबसे ताकतवर है। इसीलिए ये हो गया, संविधान यहाँ पर सर्वोच्च होता है।
और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, तीसरा इम्पोर्टेंट ये है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तीनों एकदम इम्पोर्टेंट है। ये तीनों इसकी विशेषता है, यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर केंद्र राज्य में अगर कुछ विवाद हो गए, विवाद तो होना ही होना है, जहाँ भी व्यक्ति मनुष्य रहेंगे वहाँ पे विवाद होगा ही होगा, तो इस विवाद को कौन निपटारा करेगा? तो न्यायपालिका करेगी। और जब तक से न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो स्वतंत्र रूप से कैसे कर पाएगी आखिर विवादों का निपटारा? इसीलिए न्यायपालिका को वहाँ पर स्वतंत्र रखा जाता है। बात करें और तो देखिए इसमें और क्या है, जैसे ये तो इसकी विशेषता हो गई, इसके लाभ क्या क्या हैं हम लोग कुछ लाभ लिख लेते हैं। आखिर कोई भी व्यवस्था होती है तो उसकी लाभ होती है। यूएसए में ये व्यवस्था करी गई है ताकि यूएसए ने कुछ सोच के क्या होगा, कुछ तो लाभ होगा। और जिस चीज़ की लाभ होती है उस चीज़ की हानि भी होती है। जैसे मान लीजिए एकात्मक में यूके है, तो यूके ने तो कुछ लाभ सोच के किया होगा, तो जो इसका लाभ होगा वो इसका हानि होगा। तो देख लेते हैं इसका लाभ क्या क्या है। इसमें क्या होता है, जो विविधता होता है, विविधता कई प्रकार की हो सकती है। क्षेत्रीय विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, ठीक है। तो जो भी विविधता होती है उसका इसमें मतलब कि हनन नहीं होता है, ठीक है। जो भी विविधता होती है उसकी यहाँ पे उसको माना जाता है। जैसे राज्य हुई, मान लीजिए कोई राज्य बनी है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, भारत के जो भी राज्य हैं, जैसे कि तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य कैसे बना? तमिल भाषा पे। बात करें कर्नाटक तो कन्नड़ भाषा पे, केरल मलयालम भाषा पे, यानी कि भाषाएं विविधता जो है उसके आधार पर उनको आज़ादी है, वो अपने अनुसार कानून बना सकते हैं। तो विविधता का इसमें संरक्षण किया गया है। जैसे मान लीजिए उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, तो कोई राज्य पहाड़ पे है तो पहाड़ी राज्य के अनुसार वहाँ पे बने कानून, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का क्या अलग क्यों किया गया? वो पहाड़ पर था। तो क्षेत्रीय विविधता के आधार पे, यानी कि सारी विविधता का वहाँ पे समायोजन कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या होता है कि संघात्मक में राष्ट्रीय एकता तो होती है, राष्ट्रीय एकता के साथ स्थानीय स्वशासन को भी बल मिलेगा, यानी कि लोग इसमें जुड़ेंगे, स्थानीय तौर पे सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय एकता भी होगी। इसमें एक और फायदा होता है कि जो केंद्र होती है छोटे दायित्वों से मुक्त होती है, दायित्वों से मुक्त रहती है। जैसे हम आपको एग्जांपल दें, जो साफ सफाई है वो राज्य का विषय है, राज्य ने उसको और स्थानीय निकाय को दे दिया है ताकि छोटे छोटे कार्य केंद्र उसमें नहीं फंसे। केंद्र जो है बड़े बड़े कार्य देखे, जैसे विदेश को देखे, संचार को देखे, रक्षा को देखे, साइंस एंड टेक देखे। जैसे शिक्षा भी है तो शिक्षा भी राज्य का ही विषय है, लेकिन केंद्र ने 42वें अनुच्छेद द्वारा उसको जैसे 3 बनाया गया, एक हो गया केंद्र का, एक राज्य का, और एक ऐसा बना है जिसमें दोनों लोग एक साथ बना सकते हैं, तो उसने उसमें जोड़ दिया। हाँ, राजनीतिक था ये, मतलब केंद्र इसको फायदा हो जाता है कि छोटे दायित्व तो राज्यों को दे देगी, बड़े बड़े कार्य अपनी करेगी, तो ये भी फायदा हो गया इसका, ठीक है। एक फायदा इसका हो गया है कि मान लीजिए अगर कोई राजनीतिक प्रयोग करना है, राजनीतिक प्रयोग, ठीक है, कोई राजनीतिक अगर आपको प्रयोग करना है तो आप पहले प्रांत में कर लीजिए, और अगर देखिए अगर प्रांत में ज़्यादा लाभ हो रहा है तो फिर आप उसको पूरे देश में यूज कीजिए, अगर नहीं लाभ हो रहा तो उसको आप वहीं से बंद कर दीजिए। यानी कि इसमें क्या आपको होगा कि विफलता का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, विफलता का खतरा कम रहेगा, ठीक है। देखिए ये इसका लाभ है, तो देख लीजिए क्या क्या लाभ है इसका। सबसे पहले विविधता का इसमें समायोजन हो जाता है, दूसरा राष्ट्रीय एकता और स्थानीय सुशासन दोनों हो जाता है साथ में, केंद्र को छोटे दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही राजनीतिक प्रयोग के लिए भी लाभ हो जाता है। तो ये सब इसके लाभ है। बात करें इसकी हानि की तो हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग हानि साइड में लिखते हैं, फिर हम लोग एकात्मक व्यवस्था देख लेंगे। देख लीजिए संघात्मक हानि क्या होगा। हानि तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। देखिए सबसे पहले हानि क्या होती है कि दोहरी शासन व्यवस्था आ जाती है, दोहरी शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है, एक तो इससे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है,
क्योंकि राज्य में भी पूरा विधायिका बनाओ, पूरा राज्य का अपना अलग न्यायपालिका बनाओ, पूरा विधायिका बनाओ, वहाँ पे फिर विधायिका का चुनाव होता है, फिर ऐसा होता है तो ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। और खर्चा के साथ साथ जटिलता बढ़ जाएगी, क्योंकि नियम कानून बनाना पड़ेगा, किसका क्या नियम होगा, किसका क्या कानून। जैसे मुख्यमंत्री हैं, उनकी अलग ताकत, फिर राज्यपाल आ गए, उनकी अलग ताकत, फिर उनके साथ जो विधायक हैं उनकी अलग ताकत, यहाँ तक कि विधान परिषद भी है। अब तो जटिलता आ जाती है। और दूसरा सबसे जो इससे दिक्कत होता है वो होता है विवाद। केंद्र और राज्य में लगातार विवाद बने रहते हैं, ठीक है, हमेशा विवाद बना रहता है इससे, दोहरी शासन व्यवस्था से। और इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। सरकार ज़्यादातर विवाद में ही लगी रहती है, किसी के राज्य ने उस पर केस कर दिया, या किसी राज्य का अगर चुनाव होता है तो सरकार उसके लिए लगी जाती है। तीसरा यहाँ पे जो समस्या है, ये समस्या होती है जैसे जो क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, या क्षेत्रीय दल जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जानबूझ के वहाँ के लोगों को भड़काएंगे तो सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनको क्षेत्रीय मुद्दे से मतलब है, उनको राष्ट्रीय मुद्दे से मतलब नहीं है। तो फिर एक अंदर देश के अंदर एक अलग ही दबाव समूह बन जाते हैं, जैसे नक्सलवाद वगैरह है, ये भी एक हो जाता है। चौथा यहाँ पे ये होता है, जैसे जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार, तो मान लीजिए उसकी किसी राज्य में उसकी पार्टी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपनी पार्टी को ज़्यादा सहयोग करेगी, और जो पार्टी जिस राज्य में उसकी पार्टी नहीं है उसको सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ उसको चुनाव जीतना नहीं है। चाहे जहाँ चुनाव होगा वहाँ पे ज़्यादा खर्चा करेगी, जहाँ चुनाव नहीं होगा उसको हटा देगी। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि असंतुलित विकास हो जाता है। मान लीजिए कोई राज्य बहुत ज़्यादा विकास कर जाएंगे, कोई राज्य बहुत कम करेंगे, तो असंतुलित विकास का खतरा रहता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, ये हो गया मान लीजिए इसका लाभ, इसका हानि और विशेषता, हमने तीनों चीज़ कर दिया। आपको क्वेश्चन इसी तरफ आएंगे कि संघात्मक व्यवस्था की हानि क्या है, तो आप लोग ये 4 पॉइंट में लिख सकते हैं हानि। आप लोग जो हम बोलते हैं उसको आप कॉपी में लिख लिया कीजिए। दूसरा बात करें एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक या यूनिटरी सिस्टम इसको बोलते हैं, लिख लीजिए यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, हमने बताया कि केंद्र मतलब ये केंद्र यहाँ पे मजबूत होता है और प्रांतों को वहीं अपनी शक्तियाँ देती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो केंद्र होता है यही ताकतवर होता है, केंद्र ताकतवर, और यही राज्य बनाता है, ठीक है, अपने अनुसार प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा हेतु राज्य बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र जो है वो तो अविनाशी है, लेकिन राज्य क्या है, वो विनाशी है, अविनाशी संगठन का विनाशी प्रांत, यानी कि राज्य को अपने अनुसार वो उसको शक्ति दे या फिर उसको छोटा कर दे, बड़ा कर दे, उसका नाम प्रयोग करके जो मन को वो कर दे, जो ताकत देना वो केंद्र ही इसको देगी। अपनी कम मतलब जैसे मान लीजिए उसको कोई काम देना है तो वो दे सकती है, चलिए साफ़ सफाई का आपका काम हो गया, तो ऐसे होता है। इसमें केंद्र ताकतवर होती है और प्रशासनिक सुविधा हेतु राज्य बनाए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा देखिए, ऐसा छोटे देश में ही हो सकता है, बड़े देश में नहीं हो सकता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, लगभग 11 करोड़ की जनसंख्या है वहाँ पे, जर्मनी वगैरह है, तो वहाँ पे हो सकता है ये, ठीक है। फ्रांस में भी है, बड़े देशों में नहीं हो सकता ऐसे। या फिर इसके लिए पूरा उसका इतिहास भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो बात करें यूएसए की, तो यूएसए में 13 राज्य अलग अलग मिल के लड़ाई किए थे आज़ादी के लिए, तो 13 ने साथ मिल के बनाया। अगर बात करें भारत की, तो भारत में इतनी ज़्यादा विविधता थी, अगर अंग्रेज़ों से पहले देखें तो सब अलग अलग ही थे, तो बनाना पड़ा संघात्मक। लेकिन इंग्लैंड तो पहले से ही एक था, ठीक है। इसकी विशेषता देख लीजिए, विशेषता क्या क्या होती है। विशेषता सबसे पहले व्यवस्था है कि केंद्र और राज्य की कार्यपालिका एक ही होती है, ठीक है। दोनों कार्यपालिका एक ही होगी, ये सबसे बड़ी इसकी व्यवस्था है। लेकिन केंद्र अगर चाहे तो छोटे मतलब राज्य के लिए चाहे स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा ढांचा बना सकता है कि भाई आपको ये शक्ति है, आप मतलब वहाँ पर विधेयक आप अपना चुनाव लड़िए, तो ये केंद्र कर सकता है, राज्य अपने आप से नहीं कर सकते, ठीक है।
और ये जो शक्ति जो राज्य देती है, मान लीजिए केंद्र ने इसको शक्ति दे दी कुछ राज्य को, भाई आप क्या कीजिए, ये शक्ति संवैधानिक नहीं है, जब मन जब चाहे केंद्र छीन लेगी, उसको घटा देगी, बढ़ा सकती है, तो केंद्र के ऊपर है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होता है कि संविधान और न्यायपालिका दोनों कमज़ोर होगा। हमने देखा था कि वहाँ पे दोनों मजबूत होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कमज़ोर होगा क्योंकि जो मेन है वो संसद ही है, ठीक है, केंद्र ही है, जो कानून बनाना है केंद्र का ही काम है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों कमज़ोर बनाया जाता है जानबूझ के, ताकि विवाद नहीं हो, क्योंकि कानून सारा इसी को बनाना है, सारी जिम्मेदारी जब इसको है तो सारी ताकत इसको भी होना चाहिए, ठीक है। और आपसे आए कि विधायिका और न्यायपालिका में न्यायपालिका क्यों स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है ताकत भी उसी के हाथ में होना चाहिए। तो केंद्र की सारी जिम्मेदारी है देश के लिए पूरा, तो जिम्मेदारी तो ताकत भी इसी को मिलना चाहिए, इसीलिए ऐसा होता है इसमें, ठीक है। बात करें अगर इसके हम लोग लाभ की, एकात्मक के लाभ, तो लाभ देख लीजिए क्या क्या है। जो उसका हानि था वो इसका लाभ होगा, ठीक है। सबसे पहले लाभ के लिए क्या चाहिए, पहले तो यहाँ का क्षेत्रफल कम हो, विविधता कम हो और जनसंख्या भी कम हो, तभी लाभ मिलेगा। अगर ये ज़्यादा होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। ये सब तीनों, क्षेत्रफल, विविधता और जनसंख्या, जितना ज़्यादा कम रहेगी उतना ज़्यादा लाभ होगा, अगर ज़्यादा होगी तो फिर बहुत ज़्यादा जटिलता हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले लाभ जो हमने उसमें देखा था, इसकी हानि सबसे ज़्यादा पहले तो इसमें खर्च हो जाता है, तो खर्चा कम होगा क्योंकि प्रशासनिक ढांचा कम बनाना पड़ेगा। दूसरा, विवाद कम होंगे, विवाद कम होगा तो लोग आसानी से ज़्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। जटिलता भी कम होगी, विवाद कम होगा तो। और सबसे अच्छा होता है कि जैसे क्षेत्रीय दल जो एकता अखंडता को जो खतरा पैदा करते हैं, यहाँ पे नहीं होता, एकता और अखंडता बनी रहती है, राष्ट्रीय रूप से एकता और अखंडता बनी रहेगी, तो ये भी इसका लाभ हो जाएंगे, ठीक है। न्यायपालिका का भी खर्च बच जाता है क्योंकि विवाद हो ही नहीं, तो न्यायपालिका में भी कम लोग जाते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने देखा था कि असंतुलित विकास, तो इसमें संतुलित विकास होता है क्योंकि जो भी केंद्र कानून बनाएगा वो सभी के लिए बनाएगा, तो संतुलित विकास होगा सभी जगह के लिए एक बराबर। तो इसका लाभ है। देखिए कुछ हानि भी होगी, क्योंकि अगर लाभ है तो हानि होना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए इसका हानि क्या है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरकार और जनता के मध्य दूरी आ जाती है, क्योंकि जो सरकार है वो केंद्र में है। जैसे राज्य में अगर विधायिका है तो लोग विधायक के पास जा सकते हैं, लेकिन केंद्र में है, बहुत बड़ी बड़ी जनसंख्या पे एक एक लोग चुने जाते हैं, तो दोनों के बीच दूरी काफ़ी आ जाती है। अगर स्थानीय स्वशासन है तो देखिए स्थानीय स्वशासन में भारत में क्या किया गया है, सबसे जो निचला स्तर ग्राम सभा है, और ग्राम सभा में कौन लोग हैं, ग्राम सभा का चुनाव नहीं होता है। ग्राम सभा में जो भी उस गाँव के 18+ जो भी लोग हैं जिनके पास भी पहचान पत्र, वो सभी ग्राम सभा के भाग हैं। देखिए सभी लोग शासन में लगे हुए हैं, सभी लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार में काफ़ी दूरी आ जाती है, ठीक है। और अगर सरकार से जनता दूर है तो जो सरकार को निर्णय लेना कठिन हो जाता है, सरकार को निर्णय लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि देखिए स्थानीय स्तर पर क्या किसको क्या ज़रूरत है तो वो तो लेना यहाँ पर कठिन हो जाता है। सबसे यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को, क्योंकि फिर उसकी तो अल्पसंख्यक वर्ग का तो फिर वहाँ पर हो नहीं पाता है। जैसे छोटे स्तर पे तो अल्पसंख्यक वर्ग अपना एक नेता चुन सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ पर नेता भी नहीं चुन सकते हैं। और एक इस यहाँ पर दिक्कत होगी, जैसे सरकार के मध्य अगर दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि अधिकारी तंत्र बढ़ जाएगा, अधिकारी तंत्र, या फिर बात करें कि लाल फीताशाही, ये सब बढ़ जाता है। क्योंकि सरकार दूर है तो जो अधिकारी होते हैं वहाँ पर वहीं ज़्यादातर नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। इंग्लैंड में वही होता है, लंदन जो शहर है वहाँ का अपना एक प्रशासन है, अधिकारी लोग वहाँ का मेयर प्रशासन चलाते हैं, तो अधिकारी तंत्र काफ़ी बढ़ जाता है ऐसे जगह में। तो ये सब इसके हानि हो गए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया शासन प्रणाली किसके आधार पे, केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पे।
केंद्र राज्य संबंध। एक हम लोग देख लेते हैं शासन प्रणाली, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर, तभी इसको मिटाते हैं और उसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली, दोनों को एक साथ देखेंगे और हम लोग उसका लाभ हानि क्या होगा, जिसका एक का लाभ एक का हानि होगा, हमने बताया अभी वैसा ही होता है उसमें, तो ये भी देख लेते हैं अभी। ओके, शासन प्रणाली हम लोग देखेंगे, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर। ठीक है, यानी कि हमने बताया था, देखिए कार्यपालिका विधायिका हम लोगों ने पहले क्लास में कर लिया था, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा हो तो देख लीजिए, तभी आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा। इसकी दो प्रणाली होती है, एक होती है संसदीय प्रणाली और एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका यूएसए और इसका है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक ही होती है, कार्यपालिका और विधायिका में एकता होता है, कार्यपालिका और विधायिका एक होंगे, यहाँ पे दोनों अलग होंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि जो जैसे जो दल, या फिर ऐसे लिखे हम लोग इसको कि बहुमत प्राप्त दल कार्यपालिका का चयन करता है। जैसे देखिए इस एग्जांपल बताएं, जैसे मान लीजिए अगर देश में चुनाव हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि एक दल जो होगी वो बहुमत में होगी। जैसे भारत में लोकसभा में 550 सीट है, 552 था लेकिन 585 हम लोग मान के चलते हैं, तो इसमें से जिसको भी 275 सीट, ठीक है, 275 + 1 जिसको भी मिलेगा वो जीत जाएगा। तो जिसको भी अगर इतनी सीट मिल जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसको बहुमत मिल जाएगा विधायिका यानी कि संसद में उसको बहुमत मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा कि अपने ही जो संसद जो चुने गए हैं, चुने हुए संसद में से ही हम लोग अभी देखेंगे कैसे होता है चुनाव और कैसे पीएम और मंत्री बनते हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ऐसे ही बस। जब हम लोग पढ़ेंगे भारत की विधायिका तो वहाँ ये सब देखेंगे अच्छे से। तो अपने ही चुने हुए लोगों में से ये कार्यपालिका के यानी कि मंत्री परिषद को चुनेगा, यानी कि विधायिका से ही मंत्री परिषद का निर्माण होगा। यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षीय प्रणाली में जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट, जैसे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अलग से चुनाव होगा, उसको ऐसे ही चुनाव नहीं होगा विधायिका का चुनाव। जैसे संसद का जो चुनाव होता है लोकसभा का, वो तो वहाँ पे अलग से होगा, लोकसभा राज्यसभा का। लेकिन प्रेसिडेंट का अलग से चुनाव होगा। जो प्रेसिडेंट जो चुने जाएंगे वो अपने मन से किसी को भी बना सकते हैं, जिसको मन उसको वो मंत्री बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि जो लोग चुने गए उसी में से बनाना है। जैसे भारत में जो लोग चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा से या राज्यसभा से जो लोग चुने जाएंगे वही मंत्री बन सकते हैं, सब नहीं बन सकता है। या फिर भारत में एक और नियम है कि 6 माह के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा का किसी का लेना पड़ता है सदस्यता, तभी वो मंत्री रहेंगे, नहीं तो उनका मंत्री पद हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति किसी को भी डॉक्टर को उठा कर प्रेसिडेंट बना दिया, तो ये यहाँ पे होता है ऐसा नियम, ठीक है। यहाँ पे जो विधायिका होती है वो 2 सदनीय होती है, क्योंकि एक राज्य की होती है, एक केंद्र की होती है, ठीक है। एक को बोला जाता है कि जनता का प्रतिनिधि और दूसरे को बोला जाता है राज्य का प्रतिनिधि। इसको उच्च सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलते हैं। हम लोग इसको और डिटेल करेंगे जब हम लोग भारत का जब क्लास करेंगे, ठीक है। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि जो विधानमंडल का जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो संसद का कार्यकाल होता है, संसद का कार्यकाल
निश्चित नहीं होता है। मतलब समझिए इसका क्या होता है कि यहाँ पर संसद का जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका में विश्वास पर टिकी रहती है। विश्वास का मतलब ये होगा कि देखिए, जब तक उसके पास बहुमत है तब तक तो उसका चलेगा, ठीक है, संसद। जैसे ही उसका बहुमत ख़त्म हुआ और वो संसद गिर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये नियम है। जो विपक्षी पार्टी को अगर लगा कि हमारे पास ज़्यादा सीट है उससे, तो वो लोग जब मन तब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सरकार को गिरा देंगे, फिर अगला चुनाव होने लगेगा, ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट जब मन तब मंत्रिपरिषद को हटा सकती है, वहाँ पे भी हटा सकती है। तो यही होता है, जब तक से आपके पास संसद में बहुमत है तब तक से आपका सरकार है। जैसे ही आपका बहुमत खत्म हुआ, आपका सरकार खत्म हो गया। तो ये इसकी एक समस्या भी है और एक प्रकार से अच्छा भी चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी इसके लाभ में देखेंगे तो ये एक अच्छा भी लगेगा, सही भी लगेगा। हम लोग ये सब चीज़ डिटेल करेंगे। जब भारत की विधायिका पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल करेंगे। बस हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्या क्या होता है शासन प्रणाली, ठीक है। अध्यक्षीय में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है ये पूर्णकाल के लिए होती है। पूर्णकाल के लिए जैसे यूएसए में 4 साल की होती है, 4 साल में चुनाव होता है। तो 4 साल, जब अगर मान लीजिए जो प्रेसिडेंट बन गया वो पूरे 4 साल रहेगा, अब उसको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। और महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, 2/3 से पास करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे तो साधारण बहुमत से 50% +1 से आप लाइए अविश्वास प्रस्ताव और सरकार को गिरा दीजिए। लेकिन यहाँ पे सरकार गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वो जो होते हैं वो विधानमंडल से अपने मंत्रियों को नहीं चुनते, अपने मन से मंत्री को किसी को चुन देते हैं। इससे फ़ायदा हो जाता है, तो अच्छे लोग को चुन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए, तो हम लोग इस दोनों का लाभ और हानि देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला देखिए लाभ क्या है, हम लोग इसी में लाभ समझ लेंगे। अगर कार्यपालिका और विधायिका एक होगी तो सबसे पहला लाभ क्या होगा, दोनों में गतिरोध नहीं होगा। यानी कि कार्यपालिका कोई, जैसे कार्यपालिका हमने क्या बताया था, विधायिका काम में नियम बनाना, कार्यपालिका काम में नियम लागू करना है। तो अगर मान लीजिए कोई मंत्रिपरिषद ने अगर कोई नियम लाया तो विधायिका में आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि उसी की बहुमत है और उसी की सरकार है, तो कोई गतिरोध नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे गतिरोध होता है, गतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ये इसका हानि है। गतिरोध इसलिए होता है क्योंकि विधायिका में किसी और की सरकार होती है कभी। जैसे जब ट्रंप थे तो ट्रंप ने जैसे 2-2 साल पर यूएसए में चुनाव होता है, हर 2 साल पर चुनाव होगा, ठीक है। जो विधायिका का जो निचला सदन होता है वो 4 साल के लिए होता है, ऊपरी सदन 6 साल के लिए होता है, और राष्ट्रपति भी 4 साल के लिए होते हैं। लेकिन इनके बीच में 2 साल में चुनाव हो जाता है। तो एक बार ऐसा ही हुआ था कि वो डेमोक्रेटिक थे और रिपब्लिक की सरकार आ गई थी, तो दोनों में हमेशा विवाद रहता था। तो गतिरोध हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग होता है। कार्यपालिका ने कोई निर्णय बनाया, अपना एक कानून बनाया, और विधायिका में गया, विधायिका ने उसको पास ही नहीं किया। इसीलिए एक बार देखे होंगे ट्रंप ने ब्लैकआउट कर दिया था, कोई काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका निर्णय था कि हम लोग क्या करेंगे कि मेक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पर, तो समझ लीजिए यूएसए हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग मेक्सिको हो गया, तो हम लोग, उन्होंने बताया था कि मेक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पर हम लोग लोहा की फेंसिंग करेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक लगाएंगे। और इसके लिए उन्होंने पैसा मांगा विधायिका से, लेकिन विधायिका ने पैसा देना मना कर दिया, तो उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था। तो ये हो जाता है, यहाँ पे गतिरोध बना रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि देखिए संसद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यानी कि अगर संसद सही से काम नहीं कर रही है तो उसको जब मन तब हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कार्यपालिका 4 साल तक के लिए काम करे या ना करे, कुछ भी करे, लेकिन वो तो अब लचीला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि सभी लोगों को कार्यपालिका में निर्णय मिल जाता है। जैसे कार्यपालिका जो है वो संसद से ही चुने जाएंगे, चुने ही लोगों से चुनना है, तो जो लोग चुने जाते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कार्यपालिका का मन का है, जिसको मन उसको चुनो, अल्पसंख्यक को ये नहीं चुनते हैं, ठीक है। और इसका एक लाभ होता है कि जैसे कार्यकाल निश्चित नहीं है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, तो विपक्ष का हमेशा खतरा रहता है, विपक्ष दबाव बना रहता है, तो लोग सही से काम करते हैं, चेक एंड बैलेंस बना रहता है। यहाँ पे कोई विपक्ष का दबाव नहीं है, कुछ भी काम करो, कोई टेंशन नहीं है, तो ये इसका हानि हो गया। और देख लेते हैं इसका हानि। जो इसका हानि होगा उसका लाभ होगा। इसका देखिए हानि क्या होता है, जो सरकार है उसको
कार्यपालिका का भी काम करना है और विधायिका भी का काम करना है। अगर दोनों काम करना है तो उसको कार्य की जटिलता आ जाती है, उसको कार्य उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो सही से कार्य नहीं कर पाती है, तो इसका हानि हो गया। ठीक है, और इसमें यही फ़ायदा हो जाता है, दोनों अलग अलग है तो कार्यपालिका जो है वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाती है अच्छे से, तो इसका ये हो गया। ठीक है, सबसे दिक्कत ये होता है कि देखिए कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो सरकार पर हमेशा डर रहता है अस्थिरता का, तो सरकार बड़े बड़े कदम नहीं ले पाती है कि अगर बड़ा कदम लिए तो जनता हमारे खिलाफ हो सकती है, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। देखिए जो लाभ है वही उसका हानि भी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि अगर संसद का कार्यकाल निश्चित नहीं है तो उससे क्या क्या हो सकता है, क्या लाभ है क्या हानि है। आप अपने तर्क करके आप लाभ भी बताएंगे, आप हानि भी बताएंगे। ठीक है, तो सरकार अधिकांश समय अपना सरकार ही बचाने में लगी रहती है कि भाई मेरा सरकार नहीं गिरे। ठीक है, और एक दिक्कत देखिए हमने बताया था कि इसके चलते गतिरोध नहीं होती है, लेकिन सबसे समस्या तो ये है कि अगर हम लोग विधायिका से अगर कार्यपालिका चुनने लगें तो हमको योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाएगा, योग्य व्यक्ति हमको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो फिर सही से काम नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे उनको पास ये समस्या नहीं है, वो लोग जिसको मन उसको चुन सकते हैं, तब योग्य अच्छे से अच्छे व्यक्ति योग्य व्यक्ति को चुन सकते हैं। ठीक है, और विधायिका कार्यपालिका जो है वो विधायिका के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, तो अपना काम आसानी से कर पाती है, तो ये भी अच्छा ही है। इसमें शक्ति का पृथक्करण भी होता है, तो संतुलन बना रहता है। तो इसके लाभ और इसके हानि हो गए जो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को स्लो करके या पॉज करके, ये आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे मेंस लिखने के लिए। बात करें हम लोग भारतीय व्यवस्था की, तो देखिए भारतीय व्यवस्था क्या है, इसमें भी संसदीय व्यवस्था ही लागू किया गया है। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था भारत ने इसलिए लागू किया क्योंकि भारत जो थे ब्रिटिश के गुलाम थे, तो ब्रिटिश की व्यवस्था उनको पता थी। 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, 1999 का एक्ट, या फिर बाद में जो भी एक्ट आए, तो इसीलिए भारत ने ये लागू कर दिया। ठीक है, और भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, तो सभी लोगों को मौका मिल सके, तो इसलिए संसदीय व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, 1990 में भारत में अस्थिरता तो थी, इसके चलते हमने बताया कि इसमें अस्थिरता बना रहता है। 1990 में काफ़ी अस्थिरता बनती रही, 2-2 साल पे सरकारें बदलती रहती थी, लेकिन बाद में अब ठीक हो गए। 1998 के बाद फिर सरकार परिपक्व हो गई तो ठीक हो गया। तो ये हो गया, हमने देख लिया पूरा। अब हम लोग कल से संविधान करेंगे, या हम लोगों का ये परिचय था राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी का हम लोगों ने परिचय कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कल से, और इसको काफ़ी डिटेल करेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जितना भी पॉलिटी में हो सकता है नियम कानून हमने सारे कर लिए हैं। हो गया संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, इससे पहले हम लोगों ने एकात्मक, संघात्मक, परिसंघात्मक देख लिया। उससे पहले भी हम लोगों ने जो भी व्यवस्था थी, सर राजतंत्र, धर्मतंत्र, लोकतंत्र, सब हमने देख लिया। तो हमारे लगभग सब हो गया। आप लोग सारे नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो आप लोग 2 बार देख के या रोक के आप लोग ये सब नोट्स जो हम बोलते हैं उसको बना लीजिएगा, आपके नोट्स काम करेंगे। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो हम आप लोग को एक टेलीग्राम ग्रुप बता देते हैं, वहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा नोट्स, वहाँ भी नोट्स अपलोडेड है, अभिराज स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है।